चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हरियाणा में भाजपा को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में हुए शामिल। इनका 9 सीटों पर है असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली, अपनी पार्टी भी बनाई थी। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर गुरुवार 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने दूर से ही उन्हें नमस्ते किया। तंवर ने 5 साल पहले हुड्डा से मतभेद के बाद ही कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद वे टीएमसी और आम आदमी पार्टी में भी रहे। लोकसभा चुनाव से पहले 20 जनवरी को भाजपा में भी शामिल हो गए थे। इस तरह 5 साल में 4 पार्टियां वे बदल चुके हैं। 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी भी उन्होंने शुरू की थी। जान लेते हैं दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, हरियाणा में बेरोजगारी की जिम्मेदार मोदी सरकार है। 56 इंच छाती की बात करते थे, अब चेहरा बदल गया। छोटी पार्टियां बीजेपी की ABC टीम है। जी हां दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी नूंह पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा में कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, राज्य की दूसरी छोटी पार्टियों को भी वोट मत देना, क्योंकि वे बीजेपी की A, B और C पार्टियां हैं। इनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी को फिर आशीर्वाद देगा हरियाणा। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार थमने से पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया है। हमने सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, गाँव हो या शहर हो, विकास हो रहा है। हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हम हरियाणा को कांग्रेस के घोटालों और दंगों वाले दौर से बाहर निकाल कर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा तीसरी बार हमें बीजेपी को आशीर्वाद देने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अयोध्या में राम मंदिर का आज से शिखर बनना हो गया शुरू। 4 महीने में तैयार होगा। सबसे ऊपर धर्म ध्वजा होगी। दर्शन के लिए कोई पाबंदी नहीं। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का निर्माण गुरुवार से शुरू हो गया। यह 120 दिन में बनकर तैयार होगा। इसके बाद मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट हो जाएगी। शिखर में सबसे ऊपर धर्म ध्वजा होगी। शिखर निर्माण का काम शुरू करने से पहले स्थल पर पूजा अर्चना की जाएगी। शिखर पर लगने वाले मुख्य पत्थर की पूजा भी की गई। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि कंस्ट्रक्शन अपनी रफ्तार से चल रहा है। जो डेडलाइन तय थी उसमें काम पूरा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। पीएम मोदी ने दोपहर 12:30 बजे भगवान राम की पूजा अर्चना की थी। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा पुलिस आगे एक्शन न ले। फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का लग रहा है आरोप। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर S कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। दरअसल दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों, सदगुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। CJI DY चंचूड़ ने कहा है कि आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद अगली बड़ी खबर। मैरिटल रेप को अपराध मानने के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा, यह कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा कि मैरिटल रेप कानूनी नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए व्यापक हितधारकों से संपर्क की आवश्यकता है। मौजूदा कानूनों में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान है। विवाह पारस्परिक दायित्वों की संस्था है। केंद्र ने तर्क दिया कि भारत में शादी को पारस्परिक दायित्वों की संस्था माना जाता है, जहां कस्मों को अपरिवर्तनीय माना जाता है। विवाह के भीतर महिलाओं की सहमति वैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन इसे
इन्हें नियंत्रित करने वाले दंडात्मक प्रावधान अलग हैं। पर्याप्त वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए अन्य कानूनों में भी उपाय मौजूद हैं। धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने से विवाह की संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्र ने मौजूदा भारतीय बलात्कार कानून का समर्थन किया, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए इसे अपवाद मानता है। केंद्र ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है, जिसका सीधा असर आम समाज पर पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जा सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत ने अमेरिकी आयोग की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इसे मोटिवेटेड नैरेटिव बताया। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की नई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और संगठन को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। रिपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट भारत के बारे में फैक्ट्स को गलत तरीके से बताती है और मोटिवेटेड नैरेटिव को बढ़ावा देती है। रणदीप जायसवाल ने कहा कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के बारे में हमारे विचार सबको पता है। यह राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन है। यह तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और भारत के बारे में मोटिवेटेड नैरेटिव को बढ़ावा देता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों को खारिज करती है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के घोटाले का कर दिया भांडाफोड़। एल्विश यादव, भारती सिंह समेत 5 को समन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले ऐप आधारित घोटाले में यूट्यूबर एल्विश यादव, कॉमेडियन भारती सिंह और 3 अन्य को समन भेजा है। पुलिस को 500 से अधिक शिकायतें मिली थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स ने अपने पेजों पर HIBOX मोबाइल एप्लीकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के जरिए निवेश करने के लिए लुभाया। पुलिस ने बताया कि घोटाले के मुख्य आरोपी चेन्नई निवासी शिवराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत के अनुसार सौरव जोशी, अभिषेक मलान, पूरव झा, एल्विश यादव, भारती सिंह, हर्ष बिचौलिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित और दिलराज सिंह रावत समेत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने एप्लीकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के माध्यम से निवेश करने के लिए लुभाया था। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या भारतीय सरकार को कुछ इस तरीके के कानून बनाने चाहिए जिससे कि गलत तरीके के प्रमोशंस को रोका जा सके? क्योंकि दोस्तों, इस तरह के प्रमोशंस से आखिरकार नुकसान तो भारतीय जनता और भारतीय युवाओं का ही हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कर्नाटक के मंत्री बोले, जिन्ना नहीं, सावरकर कट्टरपंथी थे, गोमांस खाते थे। भाजपा बोली, विदेश में भारत को बदनाम करने वाले राहुल आधुनिक जिन्ना है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के दिनेश गुंडू राव ने बेंगलुरु के कार्यक्रम में दावा किया कि सावरकर मांस खाते थे और गोहत्या के खिलाफ नहीं थे। जिन्ना नहीं बल्कि सावरकर कट्टरपंथी थे। राव 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने वहां कहा कि सावरकर चित पावन ब्राह्मण थे, इसके बावजूद मांस खाते थे और खुलेआम इसका प्रचार भी कर रहे थे। वे गोहत्या के खिलाफ नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे गोमांस भी खाते थे। वे मॉडर्न व्यक्ति थे, इसलिए उनकी सोच ऐसी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पूर्व भारतीय कप्तान अजहर को ईडी का समन। राजीव गांधी स्टेडियम के निर्माण में 20 करोड़ की गड़बड़ी का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को समन भेजा है। अजहर पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। हालांकि अजहर ने आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। ईडी ने अजहर को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी की टीम HCA में अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी ने उत्पल पुलिस स्टेशन में पहले से दर्ज मामले के आधार पर अजहर को समन भेजा है। 61 साल के पूर्व क्रिकेटर पर पहले मैच फिक्सिंग के आरोप भी लग चुके हैं। इस वजह से BCCI ने उन पर बैन भी लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के स्टेचू पर विवाद। TMC बोली, ये घटिया और अपमानजनक। जूनियर डॉक्टर बोले, ये दर्द का प्रतीक। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में रेप मर्डर विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर का स्टेचू लगाया गया है। फाइबर ग्लास के बने इस स्टेचू को अभिया क्राई ऑफ द आवर नाम दिया गया है। इसमें एक महिला को दर्द में चीखते हुए दिखाया गया है। इस स्टेचू को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने इसे घटिया और ट्रेनी डॉक्टर की याद के लिए अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे खराब चीज है। वहीं दोस्तों, करीब 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि यह स्टेचू विक्टिम का नहीं है, बल्कि यह उस दर्द और टॉर्चर का प्रतीक है जिससे वह गुजरी थी। यह स्टेचू हमारे प्रदर्शनों को भी दर्शाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत को करनी चाहिए अगली महामारी
महामारी की तैयारी, नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ डराने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को आखिर कोई कैसे भूल सकता है। कोरोना के 4 साल बीतने के बाद भी उस डरावने दौर को नहीं भूल पाए हैं। कोविड महामारी के उस खतरनाक मंजर को किसी के लिए भूलना बेहद मुश्किल है। दोस्तों 4 साल बाद फिर कोरोना महामारी के जख्म ताजा हैं। कोविड संकट के कारण कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया कि स्वास्थ्य आपात स्थितियों या महामारियों से निपटने के लिए एक खास बॉडी बनाई जा रही है। इसका नाम PPER होगा। साथ ही दोस्तों इसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट बनने और सलाह देने के लिए भी प्रावधान है। महामारी फैलने के 100 दिनों के अंदर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होंगी। 4 सदस्यीय समूह का गठन कोविड-19 के बाद भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। दरअसल दोस्तों अब देखने वाली बात यह रहती है कि यह जो अथॉरिटी है जो कि बनाई गई है वह सही तरीके से काम करती है या फिर यह भी एक सरकारी संस्था की तरह ढीले बस्ते में गिर जाती है, या फिर यह संस्था देश हित में सुचारू रूप से काम करती रहेगी। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए सरकार का यह कदम आपको कैसा लगा।